हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अमिता सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोगों की 4 प्रैक्टिस हो गई है। आज हम लोगों की 5वीं प्रैक्टिस है। जो बच्चे 4 प्रैक्टिस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट से जा करके चारों प्रैक्टिस देख लें। और आज हम लोग जो है अपनी 5वीं प्रैक्टिस को जो है आगे बढ़ाएंगे। और यदि कोई चैप्टर आपको कठिन लग रहा हो कि जो समझ में आपको नहीं आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उस चैप्टर को मैं पहले ले लूँगी प्रैक्टिस में, ठीक ना, ताकि आपके समझ में आ जाए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर किया करें, कम से कम एक शेयर तो ज़रूर किया करें आप, और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो चलिए आज का प्रैक्टिस जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बाल विकास की किस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए यानी उत्तर बाल्यावस्था के विषय में जानेंगे। उत्तर बाल्यावस्था जो होता है यह 6 से 12 वर्ष होता है। 6 से 12 वर्ष होता है और इसे स्कूली आयु क्या कहते हैं? स्कूली आयु, स्कूली आयु कहते हैं। और क्या कहते हैं? गैंग एज कहते हैं। गैंग एज यानी समूह अवस्था भी कहते हैं। किसे कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चे जो है स्कूल जाना शुरू करते हैं और अपने दोस्तों का समूह बनाते हैं। कौन सी अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था में। इस अवस्था में बच्चों में सामाजिकता, आत्मनिर्भरता और तार्किक चिंतन का विकास जो है वह बहुत तेजी से होता है। किसमें होता है? उत्तर बाल्यावस्था में होता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? किशोरावस्था। किशोरावस्था यह 12 से 18 वर्ष होता है। 12 से 18 वर्ष होता है। और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक यानी स्टैनले हॉल ने इसे क्या कहा है? अत्यधिक तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। प्रश्न कैसे बनेगा कि अत्यधिक तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था को कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। इस उम्र में किशोरों के शरीर और मस्तिष्क में तीव्र गति से हार्मोनल व शारीरिक बदलाव होते हैं और इसमें पहचान का संकट, अमूर्त चिंतन और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है। क्या क्या ध्यान देंगे आप कि इसमें जो है हार्मोनल व शारीरिक बदलाव होते हैं। प्रश्न बनेगा आपसे कि हार्मोनल व शारीरिक बदलाव जो है किस अवस्था में होते हैं? तो किशोरावस्था में होते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको। और दूसरा चीज जैसे पूछेगा कि पहचान का संकट, अमूर्त चिंतन और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ये सब किसकी विशेषताएं हैं या ये सब किसमें जो है प्रकट होते हैं? तो किशोरावस्था में प्रकट होते हैं, ठीक ना। अगला क्या कह रहा है? प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था जो होता है वह 18 वर्ष के बाद जो है शुरू होता है और कब तक चलता है? तो 59 वर्ष तक चलता है। ध्यान देना, 59 वर्ष तक, ठीक ना। 59 के बाद 60, जब 60 आ जाएगा तब वो वृद्धावस्था शुरू हो जाता है, ठीक ना, जो कि मृत्यु तक चलती है वृद्धावस्था। इस अवस्था में व्यक्ति जो है पूरी तरह परिपक्व हो जाता है। किस अवस्था में? प्रौढ़ावस्था में। फिर अगला क्या है? शैशवावस्था। तो शैशवावस्था जो होता है यह जन्म से 5 या 6 वर्ष मानी जाती है। जन्म से 5 या 6 वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन में जब भी शैशवावस्था पूछेगा तो आप जन्म से 5 या 6 वर्ष ही लगाएंगे। और अगर आपसे यह भी पूछे कि जन्म से 2 वर्ष, ये किसके अनुसार है? तो वह राष्ट्र के अनुसार कहा गया है, ठीक ना। इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना कि शैशवा अवस्था जो है हमेशा जन्म से 5 या 6 वर्ष पे ही आप टिक करेंगे। और इस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। किसकी आयु कहा जाता है? खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु के 2 आंसर हो सकते हैं।
इस चीज को ध्यान देना। कौन कौन से आंसर हो सकते हैं? एक तो शैशवावस्था हो सकता है और दूसरा जो है पूर्व बाल्यावस्था भी हो सकता है। अब आपको ध्यान ये देना है कि आंसर में, यानी जो ये ऑप्शन जो चारों दिया है, इसमें से कौन सा है। तो इन चारों में शैशवावस्था दिया है, तो इसका आंसर तो शैशवावस्था है, यानी आंसर क्या है इसका? आपका डी। लेकिन अगर जैसे इसमें दिया ऑप्शन कि उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और ये यहाँ प्रौढ़ावस्था के स्थान पे जो है आपको दे दिया पूर्व बाल्यावस्था और शैशवावस्था को हटा दिया, यहाँ प्रौढ़ावस्था कर दिया, तब आप पूर्व बाल्यावस्था पे जाएंगे। लेकिन यदि ऑप्शन में दोनों है, दोनों का मतलब कि पूर्व बाल्यावस्था और शैशवावस्था, तब तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। अब तो दोनों है, तब इन दोनों ऑप्शन पे मेरे बच्चे जो है सबसे पहले आप पूर्व बाल्यावस्था पे जाएंगे, ठीक ना। तब शैशवावस्था आप नहीं मानेंगे, क्योंकि तब आप पूर्व बाल्यावस्था पे जाएंगे। लेकिन इसका आंसर इसमें जो है ये शैशवावस्था है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में लड़कों में कौन सी ग्रंथि विकसित होती है जिसके कारण वे अपनी माता से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं? इलेक्ट्रा ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, पिट्यूटरी ग्रंथ। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रा ग्रंथ के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रा ग्रंथ का विचार जो है ये मूल रूप से सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित है, इलेक्ट्रा ग्रंथ। लेकिन इसका नामकरण किसने दिया है? तो कार्ल जुंग ने दिया है। कार्ल जुंग ने दिया है। कब दिया है? 1913 ईस्वी में दिया है। आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रा ग्रंथि का नामकरण किसने किया है, तब कार्ल जुंग हो जाएंगे। ध्यान देना इस चीज का, क्योंकि फ्रायड ने इसका नाम नहीं दिया है। नाम किसने दिया है? कार्ल जुंग ने दिया है। और यह लड़कियों में विकसित होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है ये लड़कियों में विकसित होती है। याद कैसे रखेंगे आप कि इलेक्ट्रा ग्रंथ, जैसे आप लड़की शब्द लिखते हैं ना, लड़की, तो इसमें बड़ी की मात्रा लगाए हैं ना, ई शब्द आ रहा है ना आपका, तो ई से आप पकड़ेंगे इलेक्ट्रा ग्रंथि। ध्यान देना, हो सकता है कंफ्यूजन आपको हो, तो इससे आप पकड़ लेंगे इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में। और इसमें क्या होता है कि लड़कियां जो हैं अपने पिता के प्रति अत्यधिक जुड़ाव या आकर्षण महसूस करती हैं और माता को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती हैं, इलेक्ट्रा ग्रंथ में लड़कियां, ठीक ना। और ये ओडिपस ग्रंथ क्या होती है? तो इसे सिगमंड फ्रायड ने दिया है। कहने का मतलब है कि इसका नाम भी जो है और इसका विकास भी किसने किया है? तो फ्रायड साहब ने किया है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दो नाम नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रा में आपको ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रा का नामकरण कार्ल जुंग ने दिया है और ओडिपस का तो फ्रायड ने ही दिया है, ठीक ना। कहने का मतलब है कि इसका नाम भी जो है किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। यह शैशवावस्था या बाल्यावस्था में लड़कों में विकसित होती है। किसके अंदर विकसित होती है? लड़कों में। ओडिपस ग्रंथि जो होती है, इसके कारण क्या होता है कि लड़के जो है अपनी माता के प्रति गहरा अचेतन जुड़ाव या प्रेम महसूस करते हैं, ठीक ना। और पिता के प्रति जो है ईर्ष्या या प्रतिद्वंदिता का भाव रखते हैं, ओडिपस ग्रंथि। फिर से ध्यान देना कि इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है किस में पाई जाती है, मतलब किस में? तो ये लड़की में पाई जाती है इलेक्ट्रा। ओडिपस जो है ये लड़कों में पाई जाती है, ठीक ना। और अगला क्या कह रहा है? थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और ये होती कहाँ है? तो यह मानव शरीर में गले के निचले हिस्से में श्वास नली के सामने तितली के आकार की होती है। कैसी होती है? तितली के आकार की होती है। तितली होती कहाँ है? गले के निचले हिस्से में श्वास नली के सामने तितली के आकार की होती है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। और यह जो है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। कौन सी हार्मोन बनाती है? थायरॉक्सिन, ध्यान देना। और जो शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय, ऊर्जा के स्तर, हृदय गति और शारीरिक विकास को क्या करती है? नियंत्रित करती है। अगला क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। इस पे ध्यान देंगे क्योंकि इस पे प्रश्न बन चुका है। यह भी एक क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क के निचले हिस्से
में मटर के दाने के आकार की होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वह मस्तिष्क के निचले हिस्से में मटर के दाने के आकार की होती है। प्रश्न आपसे क्या बनाएगा इसका कि इसे क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। प्रश्न आया है यूपी टेट में, ध्यान देना, 2 से 3 बार आ चुका है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। इसी को पीयूष ग्रंथि, हिंदी में पीयूष ग्रंथि, अक्सर आपसे पीयूष ग्रंथि के नाम से पूछेगा, ध्यान देना इस चीज को। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, पिट्यूटरी, हिंदी में क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। इसे क्या कहते हैं, तो इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और इसमें क्या होता है, यह शरीर के विकास को जो है नियंत्रित करने के साथ साथ शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों जैसे थायराइड के काम को भी नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक ना। लेकिन इसका आंसर क्या पूछ रहा है आपसे कि लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो लड़कों में जो है ये ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, ठीक ना, और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। दोनों प्रश्न को ध्यान देना क्योंकि दोनों प्रश्न को मैंने जो है एक ही प्रश्न में ले लिया है। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि, इलेक्ट्रा, लड़कों में कौन सी ग्रंथि, ओडिपस। पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ध्यान देना इस चीज को। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, जिज्ञासा की प्रबलता, सामाजिकता और नैतिकता का पूर्ण विकास, माता पिता पर पूर्ण निर्भरता। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे, अतार्किक चिंतन की अवस्था। यह शैशवावस्था की विशेषता है, अतार्किक चिंतन। इस उम्र में बच्चे के सोचने, समझने की क्षमता में कोई तर्क नहीं होता। वे किसी भी बात के पीछे का वैज्ञानिक या वास्तविक कारण नहीं समझ पाते, यानी उनके अंदर जो है अतार्किक चिंतन की कमी होती है, यानी तार्किक चिंतन उनके अंदर नहीं होता है, ठीक ना। अगला क्या है कि जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की प्रबलता कहने का मतलब है कि यह भी शैशवावस्था की विशेषता है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर हर चीज को जानने की क्या होती है, तीव्र इच्छा होती है, हर चीज वो जानना चाहते हैं। वे खिलौनों को तोड़ कर देखना चाहते हैं या माता पिता से लगातार प्रश्न करेंगे कि यह क्या है, ऐसा क्यों होता है, तमाम सवाल जवाब जो है करते रहते हैं। उन्हें हर चीज की जानने की इच्छा होती है, ठीक ना। इसी को कहते हैं जिज्ञासा की प्रबलता। अगला ऑप्शन है कि सामाजिकता और नैतिकता का पूर्ण विकास। तो यह जो है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। विशेषता किसकी है, तो यह विशेषता बाल्यावस्था और लगभग किशोरावस्था की है। इसमें क्या होता है कि जन्म के समय बच्चा न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। उसे सही गलत या समाज के नियमों का ज्ञान नहीं होता है। शैशवावस्था में वह पूरी तरह आत्मकेंद्रित होता है, ठीक ना। इसलिए जो है ये सामाजिकता और नैतिकता का पूर्ण विकास जो है बाद में किसमें होता है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जाके होता है, ठीक ना। अगला क्या कह रहा है कि माता पिता पर पूर्ण निर्भरता। तो शैशवावस्था में बच्चा जो होता है वह पूर्ण रूप से माता पिता या बड़े लोगों पर क्या होता है, निर्भर होता है। कहने का मतलब है कि अगर उसे भूख लगेगी तो भोजन मांगेगा, ठीक ना। और कहने का मतलब बस सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि माता पिता पर पूर्ण निर्भरता, वह दूसरों पे जो है निर्भर रहता है, ठीक ना। और इसका आंसर है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो सामाजिकता और नैतिकता का पूर्ण विकास जो कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था की है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति विकसित होती है। तर्क करने की प्रवृत्ति, काम की प्रवृत्ति, दार्शनिक प्रवृत्ति, अमूर्त सोच की प्रवृत्ति। तो तर्क करने की प्रवृत्ति ये क्या होता है, तो यह उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था में विकसित होती है। कहाँ विकसित होती है, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था में, किशोरावस्था में विकसित होती है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तर्क करना सीखता है, ठीक है। शैशवावस्था में तार्किक सोच का जो है पूरी तरह से अभाव होता है।
यानी इसका शुरुआत कब होता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तर्क करने की प्रवृत्ति शुरुआत जो है मूर्त में होती है, ध्यान देना इस चीज को। काम की प्रवृत्ति, तो काम की प्रवृत्ति जो होती है वह सिगमंड फ्रायड के अनुसार यह प्रवृत्ति जन्मजात होती है। कैसी होती है, जन्मजात होती है, और शैशवावस्था से ही यह शुरू हो जाती है जो काम प्रवृत्ति होती है। फ्रायड ने इस ऊर्जा को लिबिडो कहा है। क्या कहा है, लिबिडो। लिबिडो शैशवावस्था में इसका रूप कैसे होता है, तो इस अवस्था में विशेषकर मुखी अवस्था यानी ओरल स्टेज, शिशु क्या करता है, अंगूठा चूसकर या स्तनपान करके आनंद और संतुष्टि प्राप्त करता है। काम की प्रवृत्ति उसकी जो है कैसे होती है, वो जो है मुखी अवस्था यानी ओरल स्टेज, यानी अपने अंगूठे को चूसता है, और माँ का जब स्तनपान करता है तो उसे आनंद और संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक ना। अगला क्या कह रहा है कि दार्शनिक प्रवृत्ति, तो यह मुख्य रूप से उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में दिखाई देती है दार्शनिक प्रवृत्ति जो होती है। इसमें व्यक्ति क्या होता है कि समाज, धर्म और अस्तित्व जैसे गंभीर विषयों पर विचार करता है। अमूर्त सोच की प्रवृत्ति ये क्या है, तो यह किशोरावस्था में विकसित होती है। ये तो खूब पूछता है कि अमूर्त सोच की जो है विशेषता किसकी है, तो जो है किशोरावस्था यानी जीन पियाजे की जो चौथी अवस्था है ये अमूर्त सोच की, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की ये विशेषता है अमूर्त सोच। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है उन चीज़ों के बारे में सोच सकता है जो उसके सामने मौजूद नहीं है। ठीक ना। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति विकसित होती है, तो यह काम की प्रवृत्ति विकसित होती है। कहने का मतलब है कि काम की प्रवृत्ति जो होती है ये शैशवावस्था में होती है, फिर बाल्यावस्था में सुप्त हो जाती है, इसके बाद फिर किशोरावस्था में ये जो है जागृत हो जाती है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि विकसित होती है, उसे फ्रायड ने क्या नाम दिया है, ओडिपस ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, काम प्रवृत्ति ग्रंथि। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ओडिपस ग्रंथि जो होती है यह ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है। इसके प्रभाव में बालक जो है अपनी माता के प्रति अत्यधिक स्नेह और लैंगिक रूप से आकर्षित होने लगता है, और अपने पिता को जो है किसके रूप में देखता है, तो प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। ठीक ना। ओडिपस ग्रंथि में, क्योंकि यह लड़कों में पाई जाती है, ध्यान देना इस चीज को। लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। अगला क्या है, एड्रेनल ग्रंथि। एड्रेनल ग्रंथि क्या होती है, तो यह मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह ग्रंथि हमारे दोनों गुर्दों के ठीक ऊपर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, दोनों गुर्दों के ठीक ऊपर, यानी किडनी के ऊपर। और यह शरीर में जो है हार्मोन बनाती है। कौन कौन हार्मोन बनाती है, एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल। आपसे पूछेगा कि एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो एड्रेनल ग्रंथि बनाती है। ठीक ना। जो तनाव को नियंत्रित करने और आपातकालीन स्थितियों में लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय करने का काम करती है। ठीक ना। अब जैसे प्रश्न आपसे बनाएगा कि लड़ो या भागो किस ग्रंथि को कहते हैं, तो एड्रेनल ग्रंथि को कहते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है, लड़ो या भागो, नाम याद रखना कि लड़ो या भागो किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो एड्रेनल ग्रंथि को कहा जाता है। अगला क्या है, इलेक्ट्रा ग्रंथि। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रा ग्रंथि किस में पाई जाती है, लड़कियों में पाई जाती हैं। लड़की, ऐसे आप लड़की लिखना, इसके मात्रा से आप पकड़ लेना कि इलेक्ट्रा ग्रंथि किस में पाई जाती है, लड़कियों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसका नामकरण किसने दिया है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि कार्ल जुंग ने दिया है। कार्ल जुंग। हो सकता है ये आपके लिए नया हो, ये प्रश्न बन भी सकता है कि इलेक्ट्रा ग्रंथि का नामकरण किसने किया है, तो कार्ल जुंग ने किया है। इसको ध्यान देना, क्योंकि बना नहीं है, बन सकता है। ठीक ना। इसमें क्या होता है कि इसके प्रभाव के कारण लड़कियां अपनी माता के प्रति ईर्ष्या या मातृ विरोधी भावना, ठीक ना, विकसित करती हैं और अपने पिता के प्रति आकर्षित व स्नेही हो जाती हैं इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। बाकी काम प्रवृत्ति ग्रंथि, तो यह सिगमंड फ्रायड के अनुसार यह प्रवृत्ति जन्मजात होती है। ठीक ना। और शैशवावस्था से ही शुरू हो जाती है काम प्रवृत्ति, और बाल्यावस्था में अभी मैंने आपको बताया कि सुप्त रहती है, फिर किशोरावस्था में जो है पुनः तेज हो जाती है, मतलब शुरू हो जाती है।
कहने का मतलब है कि शैशवावस्था में रहता है, बाल्यावस्था में सुप्त रहता है, फिर किशोरावस्था में जागृत हो जाता है। प्रश्न आपसे क्या कहा है कि लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि विकसित होती है, उससे फ्रायड ने क्या नाम दिया है? तो इसे इलेक्ट्रा ग्रंथि कहा है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक शिशु किस आयु में अपने सिर को ऊपर उठाने लगता है? 1 माह, 4 माह, 7 माह, 10 माह। तो 1 माह में क्या करता है कि 1 माह में शिशु जो है अपने सिर को ऊपर उठाने लगता है, जो कि आपका आंसर है। क्या करता है? 1 माह में शिशु जो है अपने सिर को ऊपर उठाने लगता है। ध्यान देना। 4 माह में बच्चा क्या करता है जो शिशु होता है? तो 4 माह में शिशु सहारे के साथ बैठना शुरू करता है। ये सहारे के साथ, सहारा शब्द ध्यान देना, सहारे के साथ बैठना शुरू करता है। कब? 4 माह में। 7 माह में क्या करता है? तो 7 माह में शिशु जो है बिना सहारे के, यानी फिर उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, बिना सहारे के बैठना शुरू कर देता है 7 माह में। 10 माह में क्या करता है? तो शिशु जो है वह घुटनों के बल चलने लगता है, घुटनों के बल चलने लगता है, जिसको आप लोग बकवा कहते हो। ठीक ना। तो प्रश्न आपसे क्या कहा है कि किस आयु में अपने सिर को ऊपर उठाने लगता है? तो 1 माह में वो अपने सिर को ऊपर उठाने लगता है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा किस आयु सीमा में अपने पैरों से चलना प्रारंभ कर देता है? 7 माह में, 10 माह में, 12 से 15 माह में, 11 माह से 14 माह में। 7 माह में क्या करता है? तो 7 माह में बिना किसी के सहारे, बिना किसी के सहारे बैठना शुरू कर देता है, मतलब बिना किसी के सहारे जो है बैठने लगता है 7 माह में। 10 माह में क्या करता है? शिशु जो है घुटनों के बल चलने लगता है, घुटनों के बल चलने लगता है। इसके बाद 12 से 15 माह में क्या करता है? तो अपने पैरों से चलना प्रारंभ कर देता है। 12 से 15 माह में अपने पैरों से चलना प्रारंभ कर देता है। और 11 से 14 माह के बीच में क्या करता है? तो वह स्वतंत्र रूप से मतलब खड़ा होने लगता है, खड़ा होने लगता है। प्रश्न आपसे क्या कहा है कि किस आयु सीमा में अपने पैरों से चलना प्रारंभ कर देता है? तो 12 से 15 माह के बीच में जो है वह चलना प्रारंभ कर देता है। बाकी 11 माह से 14 माह के बीच में वो खड़ा होना शुरू करता है, यानी खड़ा होने लगता है। ठीक ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ेंगे आप। इसमें 2 ऑप्शन देखेंगे, 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 प्रश्न हैं। ऑप्शन बी को देखेंगे और ऑप्शन डी को देखेंगे। 51 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर है, जो आपका आंसर है। ध्यान देना इस चीज को। पहला प्रश्न कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर। फिर इसमें से ऑप्शन डी को देखना है, 108 सेंटीमीटर। 108 सेंटीमीटर कब होगा? कि शैशवावस्था के अंत, शैशवावस्था के अंत तक बच्चे की लंबाई लगभग जो है 108 सेंटीमीटर हो जाती है। प्रश्न आपसे क्या करेगा कि शैशवावस्था के अंत तक बच्चे की लंबाई लगभग कितनी हो जाती है? तो 108 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों प्रश्न को ध्यान देना। ठीक ना। आंसर आपका क्या है इसमें से? तो 51 सेंटीमीटर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय एक सामान्य शिशु का वजन यानी भार कितना होता है? 1.5 ग्राम, 3 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 16 किलोग्राम। तो ऑप्शन ए से आपका कोई मतलब नहीं है, यानी 1.5 किलोग्राम, इसको छोड़ेंगे, या फालतू का वो है। इसमें बी वाला देखेंगे, 3 किलोग्राम। कहने का मतलब है कि जन्म के समय एक सामान्य शिशु का वजन यानी भार कितना होता है? तो 3 किलोग्राम होता है, जो कि आपका ऑप्शन ये है, आंसर है। और ये ऑप्शन सी क्या कह रहा है? 6 किलोग्राम। तो 6 किलोग्राम जो होता है ये शिशु का वजन जन्म के भार का 2 गुना 6 माह में हो जाता है। आपसे प्रश्न करेगा कि शिशु का वजन जन्म के भार का 2 गुना कितने महीने में हो जाता है? तो 6 माह में हो जाता है। ध्यान देना इस चीज को। कहने का मतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका भार कितना होता है?
3 kg होता है, ठीक ना। और जब वह 6 महीने का होता है तो उसका भार कितना हो जाता है, 6 kg हो जाता है। याद भी आपको आसानी से हो जाएगा कि 6 माह में 6 kg, यानी जब वो पैदा होता है तब 3 kg रहता है, और उसका दुगना जब हो जाएगा तो वह 6 kg हो जाएगा। कितने महीने में हो जाएगा, 6 माह में हो जाएगा। बाकी ये 16 किलोग्राम तो शैशवावस्था के अंत, शैशवावस्था के अंत तक बालक का वजन जो है लगभग 16 kg हो जाता है। तीनों को ध्यान देना, 3 किलोग्राम, 6 किलोग्राम और 16 किलोग्राम। 3 प्रश्न है इसमें। ऑप्शन अरे आंसर आपका क्या है, तो 3 किलोग्राम, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक नवजात शिशु सबसे पहले अपने शरीर के किस भाग पर नियंत्रण करना सीखता है, जैसे कि उसे ऊपर उठाना, सिर, हाथ, पीठ, पैर। तो सबसे पहले सिर को देखेंगे। सिर बच्चों का शारीरिक विकास यानी सेफालोकाउडल सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, सेफालोकाउडल सिद्धांत के अनुसार होता है। अब ये सेफालोकाउडल सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि सिर से पैर की ओर बढ़ना। शारीरिक विकास कैसा होता है, तो सिर से पैर की ओर बढ़ता है। नवजात शिशु सबसे पहले अपने सिर और गर्दन की मांसपेशियों पर नियंत्रण पाता है, ठीक ना। जन्म के कुछ हफ्तों बाद यानी पेट के बल लेटने पर बच्चा सबसे पहले अपने सिर को ऊपर उठाना सीखता है। प्रश्न आपसे क्या पूछा था कि एक नवजात शिशु सबसे पहले अपने शरीर के किस भाग पर नियंत्रण करना सीखता है, तो सिर पर नियंत्रण करना सीखता है। आंसर आपका क्या है, सिर। लेकिन हाथ को भी थोड़ा देख लेंगे। हाथ जो है सिर के बाद यानी सिर पर नियंत्रण के बाद जो है विकास नीचे की ओर बढ़ता है, यानी शिशु अपनी बाजुओं और हाथों को नियंत्रित करना सीखता है। सिर के बाद किसका नंबर आता है, हाथ। हाथ पे वो जो है नियंत्रण पाता है। इसके बाद वह चीज़ों तक पहुंचने और उन्हें पकड़ने का प्रयास करता है, किसके द्वारा, हाथ के द्वारा। फिर ऑप्शन सी क्या कह रहा है, पीठ, यानी हाथों के बाद जब हाथ का विकास हो गया तब उसके बाद किसका विकास होता है, धड़ और पीठ की मांसपेशियों का विकास होता है। इस नियंत्रण के आने पर बच्चा करवट बदलना सीखता है, यानी जब उसके पीठ या धड़ का जब वो विकास हो जाता है तब बच्चा क्या करता है, करवट बदलना सीखता है और बिना सहारे के सीधे बैठना सीखता है, ठीक ना। फिर अगला क्या कह रहा है, पैर। तो पैर जो है ये विकास के इस सिद्धांत में जो है पैरों पर नियंत्रण सबसे अंत में होता है, यानी पैर पर नियंत्रण सबसे अंत में आता है। जब पैरों की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं तब बच्चा घुटनों के बल जो है चलना या सहारे से खड़े होना और अंत में स्वतंत्र रूप से चलना सीखता है पैर के माध्यम से, ठीक ना। प्रश्न आपका क्या है कि एक नवजात शिशु सबसे पहले अपने शरीर के किस भाग पर नियंत्रण करना सीखता है, तो सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान शिशु के शारीरिक विकास के संबंध में सही नहीं है। नहीं पे ध्यान देंगे। सहारे के साथ बैठना 4 माह में, बिना सहारे के साथ बैठना 7 माह में, शिशु का खड़ा होना 11 से 14 माह, पैरों से चलना 6 माह। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे कि सहारे के साथ बैठना यानी 4 माह में, यह सही है कि 4 माह में बच्चा जो है वह सहारे के साथ बैठना सीख लेता है। बी क्या कह रहा है कि बिना सहारे के बैठना 7 माह में, तो यह भी सही है कि 7 माह का बच्चा जो होता है वह बिना सहारे के बैठना सीख लेता है। अगला क्या है कि शिशु का खड़ा होना 11 से 14 माह, तो यह भी सही है कि 11 से 14 माह के बीच में शिशु जो है वह खड़ा होना सीख लेता है। डी क्या कह रहा है कि पैरों से चलना 6 माह, ये गलत है आपका, क्योंकि पैरों से चलना जो है वह 12 से 15 माह के बीच होता है, यानी 12 से 15 माह तक जो है वो चलना सीखता है। तो आंसर आपका क्या है कि पैरों से चलना 6 माह। आपसे नहीं पूछा है, नहीं पर ध्यान देंगे, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय एक सामान्य नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 1250 ग्राम। तो सबसे पहले 250 ग्राम को देखेंगे। तो 250 ग्राम जो है यह वजन आमतौर पर गर्भावस्था के अंतिम महीनों
अंतिम महीनों, यानी लगभग 7 से 8वें महीने में गर्भ में पल रहे भ्रूण के मस्तिष्क का होता है। कहने का मतलब है कि बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, लेकिन बच्चा जब पेट में ही रहता है, यानी जब उसका 7वां या 8वां महीना लगता है बच्चे का, उस समय जो है बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 250 ग्राम होता है। 7वें और 8वें महीने में ध्यान देना, उस समय मस्तिष्क का भार कितना होता है, 250 ग्राम। बाकी 300 ग्राम कब होता है, तो 300 ग्राम जन्म के समय, यानी एक सामान्य और स्वस्थ नवजात शिशु के मस्तिष्क का औसत भार लगभग, यानी 300 से 350 ग्राम के बीच होता है। चाहे 300 से 400 के बीच कहिए, चाहे 300 से 350 ग्राम के बीच कहिए, ठीक ना, जन्म के समय। 500 ग्राम कब होता है, कि जब शिशु लगभग 5 से 6 महीने का हो जाता है, तब उसके मस्तिष्क का जो है तेजी से विकास होता है और इसका वजन बढ़कर लगभग 5 से 600 ग्राम तक पहुंच जाता है। कब, 5 से 6 महीने का जब बच्चा होता है, ठीक ना। और 1250 ग्राम कब होता है, तो यह एक वयस्क मानव के मस्तिष्क का औसत भार होता है। आमतौर पर वयस्क महिलाओं के मस्तिष्क का भार लगभग जो है 1200 ग्राम होता है और पुरुषों का लगभग जो है 1300 से 14 ग्राम के बीच होता है, ठीक ना। लेकिन प्रश्न आपसे क्या कहा है कि जन्म के समय एक सामान्य यानी नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। यानी जन्म के समय जब बच्चा पैदा हो गया है तब की बात कर रहा है, तो 300 ग्राम होता है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था के अंत तक लगभग 5 से 6 वर्ष की आयु तक बच्चे के मस्तिष्क का भार बढ़कर कितना हो जाता है, 300 ग्राम, 900 ग्राम, 1250 ग्राम, 1500 ग्राम। तो 300 ग्राम कब होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जन्म के समय यानी शैशवावस्था की शुरुआत में एक नवजात शिशु के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, 300 या 300 से 350 के बीच होता है, ठीक ना। बी क्या कह रहा है कि 900 ग्राम। तो जन्म के बाद यानी शुरुआती वर्षों में बच्चे के मस्तिष्क का विकास जो है बहुत तेज गति से होता है, लगभग 3 वर्ष की आयु तक। कब तक, 3 वर्ष की आयु तक जो है बच्चा पहुँचते पहुँचते बच्चे के मस्तिष्क का भार बढ़कर कितना हो जाता है, तो 800 से 900 के बीच हो जाता है। कब हो जाता है, 3 वर्ष की आयु तक। ध्यान देना, 3 वर्ष की आयु तक बच्चे का जो है भार कितना हो जाता है मस्तिष्क का, तो 800 से 900 के बीच हो जाता है। 1250 ग्राम ये क्या है, तो शैशवावस्था के अंत या प्रारंभिक बाल्यावस्था के समय, यानी लगभग 5 से 6 वर्ष की आयु तक, 5 से 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार बढ़कर लगभग कितना हो जाता है, 1200 से 1250 ग्राम तक, ठीक ना। डी क्या कह रहा है कि 1500 ग्राम। तो किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में एक पूर्ण विकसित वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, 1300 से, चाहे 1400 कहिए, चाहे 1300 से 1500 के बीच कहिए, ठीक ना। प्रश्न आपसे क्या कहा है कि शैशवावस्था के अंत तक लगभग 5 से 6 वर्ष की आयु तक बच्चे के मस्तिष्क का भार बढ़कर कितना हो जाता है, तो कितना हो जाता है, 1250 ग्राम हो जाता है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय एक नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 206, 270, 300, 350। तो सबसे पहले 206 को देखेंगे। यह एक वयस्क यानी मानव शरीर में जो वयस्क लोग होते हैं उन हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 206 होती है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके शरीर की कई छोटी छोटी हड्डियां और उपास्थि आपस में जुड़कर एक बड़ी हड्डी बन जाती है, ठीक ना। जब बच्चा मतलब वयस्क लोग जो होते हैं उनमें हड्डी जो है कम होती है, लेकिन बच्चा जब छोटा रहता है तब उनके अंदर हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। ध्यान देना इस चीज़ को। इस वजह से जो है वयस्क होने तक हड्डियों की संख्या जो है घटकर कितना हो जाती है, 206 हो जाती है। बच्चा जब छोटा रहता है तब ज़्यादा रहता है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो हड्डियों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। 270 क्या है,
तो 270 जो है यह जैसे कुछ चिकित्सा और वैज्ञानिक शोध के अनुसार भ्रूण के विकास के अंतिम चरणों यानी 9 महीना या 280 दिन कहिए, जन्म के ठीक समय हड्डियों की शुरुआती यानी बुनियादी संख्या मतलब 270 होती है। कहने का मतलब है कि प्रश्न आपसे क्या कहा है कि जन्म के समय एक नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या लगभग कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन 270 भी हो सकता है। लेकिन अभी ध्यान देना प्रश्न को, अगला क्या कह रहा है कि 300। तो 300 क्या होता है कि जन्म के समय एक नवजात शिशु के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, ठीक ना, 300। अब आपको ध्यान का देना है, जैसे मान लीजिए अगर अभी 300 नहीं रहता, ठीक ना, तब आपका आंसर 270 भी सही था। लेकिन अब 270 और 300 दोनों हैं, तो इसमें आपका आंसर जो है 300 माना जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना, अगर दोनों ऑप्शन हैं तब तो 300 पे आप जाएंगे। अगर मान लीजिए ऑप्शन में 300 नहीं दिया है और आपसे पूछ रहा है कि जन्म के समय एक नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या लगभग कितनी होती है, तो आप 270 पे भी जा सकते हैं। लेकिन जब 300 नहीं रहेगा तब, ठीक ना, अगर 300 रहेगा तब 270 आपका यहाँ नहीं होगा, तब आपका 300 सही आंसर माना जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक नवजात शिशु के हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट, 100 बार प्रति मिनट, 140 बार प्रति मिनट, 180 बार प्रति मिनट। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे, यानी 72 बार प्रति मिनट। तो यह एक स्वस्थ वयस्क यानी मनुष्य के हृदय की औसत सामान्य धड़कन है। वयस्कों का दिल आमतौर पर लगभग 60 से 100 बार प्रति मिनट धड़कता है। किसका? वयस्क मनुष्य का। वयस्क मनुष्य का हृदय की धड़कन जो होती है वह 60 से 100 बार मतलब प्रति मिनट धड़कता है, 72 बार प्रति मिनट। और बी क्या कह रहा है कि 100 बार प्रति मिनट। तो 100 बार प्रति मिनट यह लगभग 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे या वयस्क की सामान्य हृदय की गति यानी ऊपरी सीमा है। कहने का मतलब है कि जो बच्चा 10 वर्ष से ऊपर है यानी वयस्क है, उसके जो है हृदय की धड़कन लगभग कितनी होती है, तो 100 बार लगभग प्रति मिनट तक होती है। और 140 बार प्रति मिनट, तो यह नवजात शिशु यानी 1 महीने के बच्चे की औसत सामान्य धड़कन है। 1 महीने की बच्चे की हृदय की धड़कन है, औसतन सामान्य धड़कन है, यानी नवजात शिशुओं का ये मेटाबॉलिज्म तेज होता है। नवजात शिशुओं का मेटाबॉलिज्म जो होता है वह तेज होता है और उनका दिल जो है छोटा होता है, जिसके कारण उनका दिल जो है वयस्कों की तुलना में 2 गुना तेजी से धड़कता है, यानी 140 बार धड़कता है, ठीक ना। और 180 बार, तो 180 बार कब धड़कता है? जब बच्चा तेज रोता है, जब बच्चा ज़्यादा रोने लगता है तब उसके हृदय की धड़कन जो है कितना हो जाता है, 180। या जैसे बहुत सक्रिय जैसे बुखार वगैरह हो गया बच्चे के, तब जो है 180 बार प्रति मिनट की चाल से वो धड़कता है, ठीक ना। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि एक नवजात शिशु के हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है, तो 140 बार होती है, 140 बार प्रति मिनट होती है, ठीक ना। प्रश्न हम लोगों का यहीं ख़त्म होता है। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता हो तो एक लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों तक शेयर किया करें। यानी आपके पास एक दोस्त तो ज़रूर होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि आपके पास दोस्त नहीं है। अगर एक भी दोस्त है तो उनके पास शेयर ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, ठीक ना। और यदि कोई टॉपिक आपको जो है थोड़ा कठिन लग रहा हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उस जो है चैप्टर को मैं पहले ले लूँगी, ठीक ना, प्रैक्टिस में, और आपको उसका प्रैक्टिस में करवा दूँगी, ठीक ना। तो चलिए अगले वीडियो में अब हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे बच्चे बाय।